हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्या संबल योजना की विज्ञप्तियाँ। कौन कौन से कॉलेजों के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञप्तियाँ जारी की गई है, इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कौन अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, कार्यालय प्राचार्य हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा ये 22 अगस्त 2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। और ये विज्ञप्ति जो है इसकी पूरी डिटेल में आपको बता देता हूं, क्योंकि नए व्यूअर्स जो है उनके लिए जानना जरूरी है। देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के पत्र दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में राजशेष के अधीन राजकीय महाविद्यालय गांगड़ तलाई जिला बांसवाड़ा में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य कराने हेतु 31/8/2023 तक सायं 4 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित है। तो दोस्तों, ये नोडल केंद्र के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। और किस कॉलेज के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है? राजशेष महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय गांगड़ तलाई। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको पता ही है कि 800 रुपये प्रति कालांश के आधार पर आपको मानदेय प्रदान किया जाता है। एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाते हैं, लेकिन अब की बार ये शर्त साथ में जोड़ दी है कि आप एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। 14 कालांश से ज़्यादा अगर होंगे, ठीक है, तो आपको उनका पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि एक महीने के 50 कालांश से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 50 कालांश से कम है, फिर 14 कालांश के बाद अगर आप कालांश ले रहे हो तो उनका अतिरिक्त वेतन आपको प्रदान किया जाएगा। आपको कब तक रखा जाएगा वो देखिए, या तो 24 सप्ताह या 28 फरवरी, दोनों में जो भी अवधि पहले पूरी होगी आपको तब तक रखा जाएगा। तो लास्ट डेट जो आवेदन करने की वो कितनी देखिए, 31 अगस्त 2023 सायं 4 बजे तक। आवेदन कैसे करना है वो पूरी चीज़ें मैं आपको सब विज्ञप्तियों के बाद में लास्ट में एक साथ बताऊंगा। तो इस नोडल के इस राजशेष महाविद्यालय के अंदर किन किन विषयों के लिए आप विज्ञप्ति जो है उसके अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं? हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, सबके लिए एक एक पद है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है दोस्तों, ये आपका कृषि महाविद्यालय है, लेकिन मैं कृषि महाविद्यालय का अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें सिर्फ कृषि महाविद्यालय के बारे में आपको बताऊंगा। ये अगला कॉलेज देखिए, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ राजसमंद की ये 21/8/2023 की विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। तो विज्ञप्ति की बाकी डिटेल है वो सेम है, जो ऊपर डिटेल बताई है वही डिटेल इसकी है। यहाँ पर विशेष चीज़ आपको क्या देखनी है, आवेदन की जो डेट है वो है 1 सितंबर 2023, यानी 1 सितंबर 2023 तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस नोडल केंद्र के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय वो देखिए कौन कौन से पद के लिए आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। देखिए, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी आमंत्रण सत्र 2023-24, विषय है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, और सबके लिए एक एक पोस्ट जो है उसके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। अगला जो महाविद्यालय है आप देखिए, ये है राजकीय महाविद्यालय सिरोही। ठीक है, और ये नोडल कॉलेज है, इसका कालंद्री, राजकीय महाविद्यालय कालंद्री जो है इसका नोडल कॉलेज है। 18/8/2023 की ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति की बाकी जो शर्तें हैं वो सेम है। आवेदन की जो लास्ट डेट है इस कॉलेज की वो है 28 अगस्त 2023। ठीक है, बाकी प्रेस विज्ञप्ति की न्यूज बातें जो है वो सेम है। तो इस नोडल केंद्र के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं वो देखिए, राजकीय महाविद्यालय कालंद्री सम्मुख अंकित सभी विषयों में अध्यापन कार्य राजकीय महाविद्यालय कालंद्री में करवाना है। ठीक है, विषय देखिए अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, और सबकी क्या है, एक एक पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप देखिए, बाकी डिटेल में आपको सबको एक साथ में समझा दूंगा कि कैसे आवेदन करना है, किस प्रकार से आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा, कौन आवेदन कर सकता है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है वो देखिए आप, ये आपके सामने है संघवी मातुश्री पूरीबाई भूरमल जैन राजकीय महाविद्यालय शिवगंज सिरोही। 16/8/2023 की विज्ञप्ति है, और विज्ञप्ति की बाकी बातें जो है वो सेम है।
आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 26 अगस्त 2023। सायकाल तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अधीन जो राजशेष महाविद्यालय वो राजकीय कन्या महाविद्यालय शिवगंज सिरोही। इसमें जो है कौन कौन से विषयों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं वो आप देखिए। इसमें इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान, सबके लिए एक एक पोस्ट है, ठीक है। दूसरा जो इस नोडल केंद्र के अधीन राजशेष महाविद्यालय वो देखिए राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर सिरोही। इसमें किन किन विषयों के लिए आवेदन फॉर्म मांगे गए देखिए। इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन, सबके अंदर एक एक पोस्ट है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त 2023 साय 5 बजे तक, ठीक है। आवेदन कैसे करना है वो पूरी चीजें मैं आपको एक साथ समझाऊंगा दोस्तों। अब देखिए आप प्राचार्य या नोडल राजकीय महाविद्यालय उनियारा जिला टोंक, ठीक है, उसकी ये विज्ञप्ति है, नोडल केंद्र है, ये ध्यान रखना। और नोडल केंद्र के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं उनके अंदर जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। तो आवेदन की लास्ट डेट है यहाँ पर 28 अगस्त 2023 साय 5 बजे तक। बाकी विज्ञप्ति की बातें सेम है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो राजशेष महाविद्यालय देखिए जहां पर आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए, पहला है राजकीय कन्या महाविद्यालय अलीगढ़ उनियारा टोंक। इनमें कौन कौन सी विषयों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सभी के अंदर एक एक पद है। अगला जो राजशेष महाविद्यालय है ये भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा राजकीय महाविद्यालय नेनवा जिला बूंदी। इसमें देखिए भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, चित्रकला, समाजशास्त्र, सभी के लिए एक एक पद है। अगला जो राजशेष महाविद्यालय है राजकीय कन्या महाविद्यालय नगरफोर्ट टोंक। इसमें भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य, चित्रकला, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, सबके लिए एक एक पोस्ट है, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं विस्तार से पूरी चीजें बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आवेदन फीस की। तो दोस्तों इन विद्या संबल योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क है। आवेदन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? तो आवेदन फॉर्म दोस्तों जो भी नोडल केंद्र है उस नोडल केंद्र की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब करके वहां पर भी आपको PDF जो है वो फाइल उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो आवेदन फॉर्म को आपको क्या करना है, पूरी तरह से भरना है। कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इस पर मैंने कल मॉर्निंग को एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप देखिए। विद्या संबल योजना में आवेदन कैसे करें वो पूरी चीजें उसके अंदर विस्तार से बताई हुई है, ठीक है। तो आवेदन फॉर्म भरना है, उसके साथ में आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर पेपर पब्लिश्ड है आपके तो उनके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। और आवेदन फॉर्म का लिफाफा है, उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत, उसके नीचे लिखना है विषय का नाम, ठीक है। और एड्रेस में आपको जो है 2 लगा करके किसके नाम से भेजना है, नोडल प्राचार्य के नाम से भेजना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नोडल केंद्र है तो आपको एड्रेस में लिखना है श्रीमान प्राचार्य महोदय राजकीय महाविद्यालय उनियारा जिला टोंक, और इसका जिला और फिर पिन कोड नंबर। और आवेदन फॉर्म के अंदर जो आप सबसे ऊपर जो महाविद्यालय का नाम लिखेंगे ना फॉर्म पर, लिफाफे पे नहीं फॉर्म पर, उसके अंदर फिर जिस कॉलेज में इस नोडल केंद्र के अधीन जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम लिखना, आपको ये ध्यान रखना। और एक नोडल केंद्र के अधीन अगर एक से ज्यादा कॉलेजों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन जो है अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए तो पीजी उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी है वो कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है, लेकिन यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो अप्लाई करने के लिए पात्र जो है वो कौन है। पहला देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता, ये यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो योग्यताएं मांगी गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला क्या योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में पीजी की मास्टर डिग्री, पीजी की यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और वो 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, ठीक है।
यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि SC ST OBC नॉन क्रीमी और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट दी जाएगी। यानी अगर उनके पीजी में 50% है तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं। इसके साथ में और क्या होना चाहिए, इसके साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कॉलेज लेक्चरर के लिए आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप ये क्वालिफाइड नहीं हैं तो इसी प्रकार की राज्य स्तरीय जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। दोनों में से आप एक क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए आप दोनों ही क्वालिफाइड नहीं है और आपने MPhil या PhD कर रखी है, तो अकेली MPhil या PhD बेस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो तभी वैलिड होगी जब वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपको मिली है। आपका जो MPhil या PhD का जो डिग्री है उस डिग्री के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है UGC रूल्स 2009 या 2016 ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपकी MPhil या PhD का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, याद रखना 11 जुलाई 2009 से पहले की आपकी MPhil या PhD है, या अगर 11 जुलाई 2009 से पहले के आपकी PhD का या MPhil का रजिस्ट्रेशन है, डिग्री भले ही आपको बाद में मिली हो लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका इस डेट से पहले का है, उस सिचुएशन में आपकी MPhil या PhD की जो डिग्री है वो तभी मान्य होगी जब आप इस फॉर्मेट को प्रमाणित करने का एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रमाण पत्र कौन बना करके देगा, ये संबंधित विश्वविद्यालय का जो कुल सचिव है, कुल सचिव का मतलब रजिस्ट्रार या संकाय अध्यक्ष मतलब डीन जो है उसके द्वारा सत्यापित किया जाएगा। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने MPhil या PhD की उस यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ रिसर्च डिपार्टमेंट में जाकर के इसके बारे में पता कीजिए और ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तो ही आप अकेले MPhil या PhD बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी PhD MPhil 11 जुलाई 2009 से पहले की रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप पीजी बेस पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। देखिए, जिन विषयों के अंदर UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, उन विषयों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप पीजी बेस के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिए, UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग महाविद्यालयों में जो सिलेक्शन होगा वो API स्कोर के आधार पे होगा और API जो स्कोर आपका वो इस तालिका के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं स्नातक की यानी UG में अगर आपके 80% या इससे ऊपर नंबर आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 19 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 16 नंबर दिए जाएंगे और 45% से अधिक और 55% से कम आए हुए हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं स्नातकोत्तर यानी PG। तो इसमें 80% से ऊपर अगर आपके आए हुए हैं तो 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 23 नंबर दिए जाएंगे और 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 20 नंबर दिए जाएंगे। इसमें SC ST OBC और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट भी दी गई। इस कॉलम को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। अगर आप MPhil क्वालिफाइड हैं तो आपको 60% या उससे अधिक नंबर आए हुए हैं तो 7 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं MPhil में तो 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं तो आपके 25 नंबर दिए जाएंगे। JRF सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे। अकेली नेट क्वालिफाइड हैं तो 8 नंबर दिए जाएंगे। सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आपके शोध प्रकाशन की। आपने जो पेपर पब्लिश करा रखा है, अगर करा रखा है तो पेपर पब्लिश के आपको अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे। यानी एक शोध प्रकाशन के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 3 शोध पेपर ही लगा सकते हैं, ठीक है। और शर्त ये है लेकिन कि आपका जो शोध पेपर है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल के अंदर प्रकाशित होना चाहिए। यानी UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर आपका पेपर पब्लिश्ड होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस की। तो टीचिंग एक्सपीरियंस की
आपके 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस कॉलेज का ही लगाना है, वो ही मान्य होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप अधिकतम 5 साल का ही टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो लगा सकते हैं। बात करते हैं पुरस्कारों की। अगर आपको राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है तो 3 नंबर दिए जाएंगे, राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है तो 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी हैं तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ, नेट और सेट तीनों क्वालिफाइड हैं या 2 क्वालिफाइड हैं तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड जो है, भले आपको कितने भी अवार्ड मिले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर के, लेकिन आपको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा वो 100 नंबर से तैयार किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक प्राप्तांक के 84 होंगे, शोध प्रकाशन के 6 नंबर होंगे और शिक्षण अनुभव के 10 नंबर होंगे। अब प्रत्येक विषय में इस प्रकार से अभ्यर्थियों के जो आवेदन फॉर्म आए गए हैं, प्राप्त हुए हैं महाविद्यालय में, उस महाविद्यालय के द्वारा क्या किया जाएगा, आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा इस तालिका के अकॉर्डिंग। और एपीआई स्कोर में उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉप 3 अभ्यर्थी होंगे, एपीआई स्कोर वाले टॉप 3 जो मेरिट वाले अभ्यर्थी होंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के द्वारा बुलाया जाएगा। वो ईमेल के द्वारा बुलाया जा सकता है, फोन कॉल के द्वारा बुलाया जा सकता है, बाई पोस्ट के द्वारा भी सूचित किया जा सकता है। तो जो टॉप एपीआई स्कोर वाला अभ्यर्थी होगा उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर वो ज्वाइन करने का इच्छुक है तो उससे एक शपथ पत्र लिया जाएगा, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसके शपथ पत्र भर करके देना पड़ेगा, तो उसको ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए उसका डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही नहीं पाया जाता है, या फिर वो वहाँ पर ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं है, ठीक है, या वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में दूसरा जो एपीआई स्कोर वाला विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है उस सब्जेक्ट का, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात उसको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ज्वाइनिंग से पहले वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उससे एफिडेविट लिया जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि अभ्यर्थी उस विषय का जो अभ्यर्थी वो ज्वाइन नहीं कर लेता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों विद्या संबल योजना की विज्ञप्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।